नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न क्रमांक 4 जो व्याकरण विभाग पर आधारित होता है, जिसके लिए 14 अंक दिए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए कम से कम समय में व्याकरण विभाग पर दिया गया प्रश्न बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखना है या लिखने की कोशिश करनी है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्याकरण विभाग प्रश्न क्रमांक 4 में पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है, अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। इस प्रश्न में एक वाक्य आपको दिया जाएगा। उस वाक्य में किसी एक शब्द को अधोरेखांकित करके दिया गया रहेगा। तो वह शब्द कौन से प्रकार का है या उस शब्द का भेद कौन सा है, ये आपको पहचान कर वहाँ लिखना अपेक्षित होता है। इस प्रश्न में केवल 3 ही उत्तर आ सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। एक तो वह शब्द संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा या विशेषण रहेगा। इन 3 के अलावा कोई चौथा प्रकार वहाँ पर नहीं आने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर संज्ञा के उपप्रकार लिखना नहीं है, सर्वनाम के उपप्रकार लिखना नहीं है और विशेषण के भी उपप्रकार लिखना नहीं है। इसलिए वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, उतना ही लिखना अपेक्षित है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ डैश करके वहाँ पर विशेषण शब्द लिखा है। व्याकरण विभाग में कोई भी प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में नंबर 1 वहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ शब्द दिया गया है तो वहाँ पर कुछ शब्द लिखा है, कुछ योजक चिन्ह लगाया और उसका प्रकार है विशेषण। बस आपको 1 मार्क वहाँ पर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर अव्यय शब्द अगर आपको कठिन लग रहा है तो कोई एक शब्द है, उस शब्द का आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। वहाँ पर आपको 2 अव्यय दिए रहेंगे, यानी 2 शब्द दिए रहेंगे। दोनों शब्दों का आपको वाक्य बनाना है, अलग अलग वाक्य बनाना है। अगर एक वाक्य गलत आ जाता है तो दूसरे वाक्य के मार्क्स आपके वहाँ पर पकड़े जाएंगे। अब कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनको वाक्य बनाने में कठिनाई हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है या कैसा बनाया जाए पता नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो वहाँ पर आपके पास जो 5 परिच्छेद दिए गए प्रश्न पत्रिका में, उन प्रश्न पत्रिका में जो परिच्छेद दिए गए उसी परिच्छेद में हो सकता है, अगर आपका भाग्य बलवत्तर है तो आपको वहाँ पर जिस शब्द का वाक्य बनाना है उस शब्द का वाक्य आपको वहाँ पर परिच्छेद में मिल सकता है। आप वहाँ से ढूंढकर भी उसे वहाँ पर लिख सकते हो, आपको वहाँ पर उसके पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना है, जिस शब्द का आपने वाक्य में प्रयोग किया है उस शब्द को अधोरेखित करना भूलना नहीं है, वहाँ पर भी प्रश्न लिखना नहीं है। ओके। तीसरा प्रश्न रहेगा संधि। अब यहाँ पर संधि में दिया रहेगा कि कृति पूर्ण कीजिए, नीचे एक बॉक्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। वहाँ पर 2 बॉक्स रहेंगे, एक का वहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया रहेगा और एक का आपको वहाँ पर शब्द दिया रहेगा, आपको उसका संधि विच्छेद भी करना है और उसका संधि का प्रकार भी लिखना है। और पहले इसमें आपको संधि विच्छेद करके दिया गया है, उसका शब्द भी लिखना है और उसका प्रकार यानी उसका भेद कौन सा है ये भी लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर संधि के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उसके लिए किसी शब्द के आगे विसर्ग चिन्ह लगाया गया हो तो वह संधि होती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग चिन्ह मतलब 2 डॉट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि दु धन कार्य, दु के आगे जो 2 डॉट दिए गए उसे विसर्ग चिन्ह कहा जाता है और
अगर उस संधि विच्छेद में विसर्ग चिन्ह आया है तो आंखें बंद करके आप लिख सकते हो विसर्ग संधि है, तो उसका आपको हाफ मार्क मिलेगा। अगर विच्छेद किए गए शब्द में किसी एक शब्द के नीचे हलंत लगाया गया है, हलंत वाला शब्द मतलब अधूरा शब्द, जैसे यहाँ पर सत अधिक आचार आया है तो त के नीचे वहाँ पर हलंत लगाया गया है, वह रहेगी व्यंजन संधि। बाकी नियम वगैरह अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संधि टॉपिक आपके लिए अगर कठिन है तो आप आसान तरीके से वहाँ पर इसका हाफ मार्क अपने साइड में ले सकते हो। अगर धन चिन्ह है यानी प्लस का मार्किंग है, उसके दोनों तरफ अगर कोई भी हलंत वाला वर्ण आता है तो वो व्यंजन संधि रहेगी। और तीसरा है स्वर संधि। धन चिन्ह यानी अधिक का चिन्ह जो है उसके दोनों तरफ कोई भी विसर्ग चिन्ह नहीं है या किसी शब्द के नीचे हलंत लगाया गया नहीं है, मतलब कोई आधा शब्द नहीं है, तो वह संधि रहेगी स्वर संधि। तो आप तीनों प्रकार वहाँ पर आराम से लिख सकते हो और उसका वहाँ पर आधा अंक आपको जरूर मिलेगा। अब बचते हैं कि उसका शब्द तैयार करना। अब ये धन चिन्हों को छोड़कर अगर उस शब्द को आप बार बार दोहराओगे तो लगभग आप 90% तक उस शब्द तक पहुँच जाते हो और उस हिसाब से आप अपना पेपर कवर कर सकते हो। अब आगे का प्रश्न है नंबर 4 पर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचानकर उसका मूल रूप लिखिए। आपको वहाँ पर 2 वाक्य रहेंगे, 2 में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचानकर उसका मूल रूप लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन हम दोनों वाक्य की सहायक क्रिया पहचानेंगे और उसका मूल रूप लिखेंगे। वाक्य के आखिर में आया हुआ जो भी शब्द रहेगा, वाक्य के आखिर में आया हुआ जो भी शब्द रहेगा वह शब्द रहता है सहायक क्रिया। अगर आपको वहाँ पर बॉक्स दिया गया है तो सहायक क्रिया के बॉक्स में आपको वाक्य के आखिर में आया हुआ जो भी शब्द है वो शब्द वहाँ पर लिख डालो, आपका आधा अंक वहाँ पर हो गया। अब जो शब्द आपने आखिर में सहायक क्रिया बनकर सहायक क्रिया के बॉक्स में लिखा है, उस क्रिया में या उस शब्द में कौन सी मूल क्रिया छुपी हुई है यह पहचान कर आपको लिखना है, उसके लिए आधा अंक रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गया, उसके अंदर क्रिया है मूल जाना, दिखा उसके अंदर मूल क्रिया है देखना, और मूल क्रिया के लिए आधा अंक है और सहायक क्रिया के लिए आधा अंक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, वाक्य के आखिर में आया हुआ शब्द सहायक क्रिया कहलाता है, लेकिन वाक्य के आखिर में है, था, थी ऐसे शब्द अगर आए हैं तो वह शब्द सहायक क्रिया नहीं होते, उन शब्दों को सहायक क्रिया माना नहीं जाता है। इसलिए उससे पहले जो शब्द रहेगा वह शब्द वाक्य का आखिरी शब्द ऐसा समझना है, क्योंकि है, था, थी ये शब्द कालदर्शक शब्द होते, वाक्य का काल कौन सा ये शब्द बताते हैं। ठीक है, तो आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कोई परिभाषा कोई नियम कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आसान तरीके से हम व्याकरण विभाग को कैसे लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। आपको यहाँ पर क्रिया दी जाएगी, 2 क्रिया रहेगी, दोनों में से एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना है। हम दोनों क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखेंगे, अगर एक गलत आ जाता है तो दूसरे के अंक हमें मिल सकते हैं। तो अब प्रथम तथा द्वितीय रूप, पहले तो क्रिया रहेगी उसे कहा जाता है मूल क्रिया, मतलब जो आपको प्रश्न में दी रहेगी। उसके बाद आपको लिखना है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो काम हम खुद करते हैं या खुद कर रहे हैं दिखाने वाला शब्द। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मतलब जो काम हम खुद ना करते हुए किसी और को करने के लिए प्रेरित करते या दूसरे से करवा लेते, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते। वो कैसे, उदाहरण पर वहाँ पर दिया है मैंने, देखना ये मूल क्रिया है, दिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपको अगर परीक्षा में बॉक्स दिया गया है तो आपको बॉक्स के हिसाब से लिखना है, अगर बॉक्स नहीं है तो मैंने जैसे लिखा है वैसे आप लिख सकते हो, देखना, दिखाना, दिखवाना। दूसरा है सीखना, सिखाना, सिखवाना। अब यहाँ पर और एक नियम है, सीखना, सीखना इस क्रिया को अगर आपने देखा होगा तो सी को वहाँ पर जो मात्रा दी गई है वो दूसरी मात्रा है, जिसे हम मराठी में वेलांटी कहते हैं,
वो दूसरी है। लेकिन जब हम प्रथम तथा द्वितीय रूप लिख रहे उस वक्त उस मात्रा को हमने पहली मात्रा में परिवर्तित कर दिया है, सिखाना सिखवाना। तो याद रखना है दोस्तों, जब भी ऐसी क्रिया रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया में, अगर ऐसी क्रिया आई है कि उसे दूसरी मात्रा दी गई है तो प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखते समय उसकी मात्रा हमें पहली करनी, यानी पहली विलांटी देकर उसे लिखना अपेक्षित है। ठीक है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको वहां पर दो मुहावरे रहेंगे, दोनों मुहावरों को आपको अटेंड करना है, दोनों का वहां पर अर्थ भी लिखना है, दोनों का वाक्य भी बनाना है। और उसमें और एक अथवा करके दिया गया है, एक विकल्प दिया गया है। आपको ब्रैकेट में कुछ मुहावरे दिए रहेंगे और वाक्य में किसी शब्दांश को अधोरेखित करके दिया गया है, उसकी जगह पर आपके कोष्टक में दिए गए कौन सा मुहावरा वहां पर बैठ रहा है वो आपको लिखना है और उसे अंडरलाइन करना है। तो हमें तीनों को वहां पर लिखना है, तीन में से एक भी अगर बराबर आ जाता है तो हमें मार्क्स मिलेंगे। अब मुहावरा लिखते समय वहां पर आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा नंबर डालो 6, मुहावरा टाइटल दे दो, डैश करके कौन सा मुहावरा आप लिख रहे हो वो लिखो। जैसे मैंने वहां पर लिखा 9 2 11 होना, अर्थ टाइटल दे दो, इक्वल का या डैश करो और वहां पर उसका अर्थ लिखो। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। अब उसके नीचे एक लाइन छोड़कर वाक्य शब्द लिखो, इक्वल का मार्किंग करो, वाक्य बनाओ। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, 9 2 11 के नीचे अंडरलाइन करो। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरा एक अंक मिलेगा। ठीक है। अब मुहावरों में आपके किताब में से ही मुहावरे आने वाले हैं, इसीलिए किताब में जितने भी मुहावरे दिए गए हैं गद्य के नीचे उन मुहावरों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, उसे एक दो बार रीड करके रखिए। अब आगे का प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है, ये भी 1 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर 2 वाक्य दिए जाएंगे, दो में से किसी एक वाक्य में आया हुआ कारक शब्द पहचान कर उसका भेद यानी उसका प्रकार लिखना 1 अंक के लिए। हम दोनों वाक्य में आए हुए कारक लिखेंगे। अगर एक वाक्य में एक से ज़्यादा कारक आए हैं, 2 या 3 कारक आए हैं, तो तीनों ही कारक लिखेंगे और उसका प्रकार भी लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 7 नंबर डालकर जैसे मैंने वहाँ पर दिया है, उदाहरण के तौर पर ने कर्ता कारक, से डैश करके करण कारक, द्वारा करण कारक, के लिए संप्रदान कारक, का संबंध कारक, की संबंध कारक, के संबंध कारक, पर अधिकरण कारक, में अधिकरण कारक। और यहाँ पर अगर विस्मयादि चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाला वाक्य आया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या विस्मयादि चिन्ह से पहले आया हुआ शब्द लिखकर डैश करके लिखना है संबोधन कारक। बराबर। अब तो ये तो हो गया आसान, इसमें अभी ये से वाला जो है 2 नंबर का से करण कारक, इसे छोड़कर बाकी का देखो, ने, द्वारा, के लिए, का, की, के, पर, में और विस्मयादि चिन्ह। अब इसकी परिभाषा को अगर आपको कारक अच्छे से समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको कारक में कोई दिक्कत है तो याद रखना है, ये शब्द अगर आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो ये शब्द लिखिए, डैश करके उसका प्रकार लिखिए, भले आपको परिभाषा पता हो या ना हो। ठीक है। कौन कौन से? ने, द्वारा, के लिए, का, की, के, पर, में और विस्मयादि चिन्ह लगाया हुआ शब्द अगर ये आते हैं तो इसी हिसाब से लिखिए, इसे आप बायट करके जाइए। परिभाषा, नियम वगैरह सब अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब कारक में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें संभ्रमित करते हैं, वो कौन से? क्योंकि उसके लिए परिभाषा जरूरी होती है। तो कौन से? तो देखो, को 2 जगह पर आया है, एक कर्म कारक भी को होता है, एक संप्रदान कारक भी को होता है, से एक अपादान कारक भी होता है और से एक करण कारक भी होता है। अगर ऐसे संभ्रमित करने वाला कारक चिन्ह वहां पर आता है तो आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। यानी को यानी किसी और के लिए किया गया कार्य, और को कर्म कारक मतलब कर्म पर कार्य हो रहा है ये दिखाने वाला कारक। अब से अपादान कारक मतलब जहां पर से शब्द विलग या अलग होने की या दूर होने की भावना व्यक्त कर रहा है उसे अपादान कारक से कहते हैं। और से करण कारक मतलब जो रीजन है या जिसके द्वारा उसे साधन के तौर पर प्रयोग किया गया है उसे से करण कारक कहते हैं। जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा था कि
रावण को बाण से मारा। बाण से मतलब बाण के कारण रावण की मृत्यु हुई। से शब्द वहां पर साधन दिखाता है या कारण बताता है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो याद रखना है, दोनों है तो दोनों लिखो, को डैश करके संप्रदान कारक, नीचे की लाइन में को डैश करके कर्म कारक, से डैश करके अपादान कारक, से डैश करके करण कारक। ठीक है, लेकिन उसकी परिभाषा को ध्यान से समझकर आपको उसका उत्तर लिखना आवश्यक है। तो कौन सा प्रकार है, को कौन सा कारक है और से कौन सा कारक है, ये पता होना चाहिए। ये दो ही कारक है जिसकी परिभाषा को आपको अच्छे से समझना आवश्यक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में 8 नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। वैसे देखा गया तो 9 प्रकार के विराम चिन्ह महत्वपूर्ण माने गए हैं जो लगातार वाक्य में आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल 3 विराम चिन्ह ऐसे होते हैं या 4 विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर वाक्य में लगाने के लिए पूछे जाते हैं। वाक्य पूर्ण हुआ है तो आखिर में पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई वहां पर लगाना जरूरी है। एक ही प्रकार के शब्द अगर वाक्य में आए हैं, जैसे किसी के नाम हो, किसी वस्तु के नाम हो, या कई अलग अलग प्रकार के विशेषण आए हैं, तो उनके बीच में आपको वहां पर अल्प विराम लगाना आवश्यक है, जिसे हम स्वल्प विराम भी कहते हैं या कॉमा कहते हैं। बराबर, उसे लगाओ। तीसरा है दुहेरी अवतरण चिन्ह। अगर वाक्य में किसी द्वारा बोला गया वाक्य है या किसी द्वारा बोला गया कोई मुद्दा वहां पर दिया गया है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह में डालकर लिखिए। अगर कोई एक या दो शब्द है तो वहां पर इकहरा अवतरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसे डालने की कोशिश करें। और चौथा एक प्रकार है विस्मयादि चिन्ह। अगर उस वाक्य में मन की भावना व्यक्त करने वाले शब्द आए, जैसे शाबाश, अरे वाह, छी, अरे बाप रे, ऐसे शब्द अगर आए हैं तो वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाइए। तो इसीलिए परीक्षा में जाते समय इन 4 चिन्हों को अच्छे से समझ के जाना है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, इकहरा अवतरण और दोहरा अवतरण, और आखिरी है विस्मयादि चिन्ह। इसमें से ही आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, आगे है 9वां प्रश्न है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको वहां पर 3 वाक्य रहेंगे, 3 में से किसी 2 वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है, लेकिन हम तीनों वाक्यों का काल परिवर्तन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में दिए गए वाक्यों को अगर अच्छे से आप अपने मस्तिष्क में उसे छाप लेते हो तो परीक्षा में कौन सा भी वाक्य आया है उस वाक्य की क्रिया को इस वाक्य में डालने की कोशिश करें, आपको आपका जवाब मिलेगा। अब यहाँ पर वर्तमान काल के 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य दिया है दीपक खाना खाता है, मतलब वो खाने की क्रिया कर सकता है, ये पता चला है, सामान्य रूप। अपूर्ण वर्तमान काल, दीपक खाना खा रहा है, मतलब अभी का समय, वर्तमान समय में वो खाना खा रहा है, क्रिया चालू है, अपूर्ण है। पूर्ण वर्तमान काल, दीपक ने खाना खाया है या फिर दीपक ने खाना खा लिया है, दोनों भी वाक्य बराबर है, यानी वर्तमान काल में अभी अभी उसका खाना खाकर हो चुका है, खाना खाकर हो चुका है, ये भी बराबर है। भूतकाल में क्या आएगा, सामान्य भूतकाल, दीपक ने खाना खाया, सामान्य रूप है, खाना खाया, कितना खाया, अधूरा खाया, कब खाया पता नहीं, लेकिन उसने खाना खाया, सामान्य रूप, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, दीपक खाना खा रहा था, भूतकाल की बात, बीते हुए समय की बात बताई जा रही है। जब मैं दीपक के सामने था तो दीपक खाना खा रहा था, अब उसके बाद उसने पूरा खाया, अधूरा छोड़ दिया पता नहीं, लेकिन जब मैं सामने था वो खाना खा रहा था, मतलब दीपक खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय में वो क्रिया पूरी हो चुकी है, दीपक ने खाना खा लिया था, जब मैंने उसे पूछा तो तब तक उसका खाना खाकर हो चुका था, दीपक ने खाना खा लिया था। अब यहाँ पर दोनों वाक्य में देखो, सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल में दीपक खाना खाता है, दीपक ने खाना खाया। अपूर्ण वर्तमान काल में दीपक खाना खा रहा है, अपूर्ण भूतकाल में दीपक खाना खा रहा था, है की जगह पर खाली था थी शब्द आते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में दीपक ने खाना खाया है, पूर्ण भूतकाल में दीपक ने खाना खा लिया था, है की जगह पर था शब्द लगाया तो भी वहां पर
यह पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं भविष्यकाल की तरफ। सामान्य भविष्यकाल, दीपक खाना खाएगा। सामान्य भविष्यकाल में याद रखना है क्रिया को गा गी गे, क्रिया को गा गी गे का प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाओगे तो सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। गा मतलब पुल्लिंग, गी मतलब स्त्रीलिंग और गे मतलब अनेक वचन। तो इसीलिए गा गी गे का प्रत्यय लगाते हो तो वो सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। दीपक खाना खाएगा। अगर वहां पर दीपक की जगह पर मान लो कोई लड़की का नाम है रेशमा है तो रेशमा खाना खाएगी। अगर वहां पर बच्चे हैं तो अनेक वचन बच्चे खाना खाएंगे। ओके। अब अपूर्ण भविष्यकाल, दीपक खाना खा रहा होगा। आने वाले समय की बात है, दीपक खाना खा रहा होगा। पूर्ण भूतकाल में दीपक ने खाना खा लिया होगा या दीपक ने खाना खाया होगा, यानी आने वाले समय में वो क्रिया पूरी हो चुकी होगी। ऐसे 9 प्रकार के वाक्य मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप अपना वाक्य वहाँ पर डालिए उस क्रिया में, तो अपना जवाब आपको अपने आप मिल सकता है। ठीक है, तो ये 9 वाक्य आपके दिमाग में छपने चाहिए, इतना याद रखिए। अगला प्रश्न है नंबर 10 में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। नंबर 10 में पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य प्रकार पहचान कर लिखिए। अब इस प्रश्न में रचना के आधार पर वाक्य का खाली आपको प्रकार पहचान कर लिखना है। आपको यहाँ पर वाक्य या प्रश्न फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर डालिए सही सही, नंबर 10 में नंबर 1 और सीधा प्रकार लिखिए वो वाक्य कौन से प्रकार का है। इसमें 3 ही जवाब आएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। 3 के अलावा कोई जवाब नहीं रहेगा। वाक्य में कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जहां एक ही वाक्य या एक ही क्रिया दी गई हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही वाक्य दिया गया हो वहां पर उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य मतलब किसी शब्द के सहारे 2 सरल वाक्यों को जोड़ा गया हो, उस वक्त वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। 2 सरल वाक्यों को किसी एक शब्द से जोड़ा गया हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। यानी उस शब्द को अगर हम हटा देते हैं तो दोनों वाक्य अलग अलग लिखने के बाद दोनों वाक्यों को अपना अपना अर्थ रहता है, क्योंकि दोनों सरल वाक्य और दोनों वाक्यों को एक शब्द से जोड़ा गया है, उसे उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य, जो सरल वाक्य भी नहीं है जो संयुक्त वाक्य भी नहीं है, वह वाक्य रहेगा मिश्र वाक्य। उसकी परिभाषा अलग है, लेकिन मैंने आपको परीक्षा के लिए कम समय में अभी हम कैसे उसे अटेंड कर सकते हैं उसके लिए मैंने बताया। जो सरल वाक्य नहीं है, जो संयुक्त वाक्य नहीं, वो रहेगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है और बाकी उपवाक्य उस मुख्य वाक्य पर आधारित लिखे जाते हैं। ओके। अब प्रश्न क्रमांक 4 10 में सेकंड है। 10 में दूसरा पूछा जाता है निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। आपको यहाँ पर पहचाना नहीं है, आपको परिवर्तन करना है। अब वैसे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार माने गए हिंदी में, लेकिन आपको परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते कौन से, मैंने यहाँ पर दिया है। विधानार्थी वाक्य का प्रश्नार्थी वाक्य बनाओ, विधानार्थी वाक्य का विस्मयार्थी वाक्य बनाओ, विधानार्थी वाक्य का निषेधार्थक वाक्य बनाओ, विधानार्थी वाक्य का आज्ञार्थी वाक्य बनाओ, या फिर आज्ञार्थी का विधानार्थी, निषेधार्थी का विधानार्थी, विस्मयार्थी का विधानार्थी और प्रश्नार्थी का विधानार्थी। इसमें से ही परीक्षा में आने वाला है, इसलिए उसकी तैयारी करके आपको जाना है। प्रश्नार्थी वाक्य में प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, यानी आपको सवाल पूछना है। विस्मयार्थी वाक्य में विस्मयादि चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आना चाहिए, इसलिए वहां पर मन की भावना व्यक्त करने वाला शब्द उसमें आना आवश्यक है। निषेधार्थक वाक्य में नकारात्मक भाव आने चाहिए, जैसे नहीं, ना, मत, मना, ऐसे शब्द का प्रयोग होना अपेक्षित है। हिंदी में वाक्य का अर्थ बदलता है तो भी चलता है, मराठी में नहीं। तो हिंदी में वाक्य का अर्थ बदलेगा चलेगा, तो उसके लिए आसान है कि वाक्य में जो क्रिया आई है उस क्रिया के आगे नहीं शब्द लिखिए, आपका वाक्य बन जाता है। जैसे दीपक खाना खाता है, दीपक खाना नहीं खाता है, बात खत्म। विधानार्थी वाक्य का आज्ञार्थी वाक्य बनाते समय उसमें ऑर्डर आदेश होना चाहिए, इतना याद रखना है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में 11वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है।
निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहाँ पर प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, अशुद्ध वाक्य भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो वाक्य आपने शुद्ध करके लिखा है वो वाक्य लिखिए, और जहाँ पर वाक्य में आपने बदलाव किया है या सही करके लिखा है उसके नीचे पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कीजिए, ताकि परीक्षक को पता चले कि आपने कहाँ पर करेक्शन किया है, कहाँ पर बदलाव किया है। और याद रखना है, वाक्य में दो ही गलतियां होती है, दो से ज़्यादा गलतियां नहीं होती है। अब वाक्य को शुद्ध करके लिखना मतलब क्या होता? अभी वैसे तो अशुद्ध वाक्य के कई सारे प्रकार है, लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा मानक वर्तनी गलतियां। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में कोई गलती ना हो, जैसे वर्तनी की गलतियां उसमें की गई है, उस वर्तनी की गलतियों को आपको सुधारना है। अब वर्तनी की गलतियां मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे काना, मात्रा, उकार, वेलांटी, इन गलतियों को आपको वहां पर सुधार कर लिखना है। उसे आपको अशुद्ध वाक्य का शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो याद रखना है, आपको दूसरी कोई गलती वहां पर नहीं रहेगी। काना, मात्रा, उकार, वेलांटी और ज्यादा से ज्यादा शब्द की गलतियां रहेगी। कोई गलत शब्द लिखा गया है, च की जगह पर छ, त की जगह पर द, ट की जगह पर ठ, तो इनमें बदलाव करके आपको लिखना अपेक्षित है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको किसी भी हाल में 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फिर भी मैंने यहाँ पर भागते हुए आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर व्याकरण आपको पढ़ाया नहीं है। परीक्षा के लिए क्या प्रिपेयर करके जाएंगे कम समय में, इसके लिए बताया है। व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए बाकी वीडियो बनाए गए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहाँ पर जाकर हर एक मुद्दे पर, हर एक घटक पर विस्तार से नियम सहित सब कुछ पढ़ाया गया है, उसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कतें आ रही है तो आसान तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 4 कैसे पूरा कर सकते हो ये बताया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करने के लिए प्रश्न के अनुसार कितना समय देना चाहिए ताकि हमारा पेपर पूरा हो। प्रश्न क्रमांक 1 के लिए 30 मिनट अपेक्षित है, प्रश्न क्रमांक 2 के लिए 20 मिनट, प्रश्न क्रमांक 3 के लिए 15 मिनट, प्रश्न क्रमांक 4 यानी व्याकरण विभाग के लिए 20 मिनट, और लेखन विभाग प्रश्न क्रमांक 5 के लिए 75 मिनट, जिसमें पत्र लेखन के लिए 15 मिनट, गद्य आकलन के लिए 5 मिनट, कहानी या वृत्तांत लेखन दोनों में से कोई एक लिखते हो तो उसके लिए 15 मिनट, विज्ञापन के लिए 15 मिनट और निबंध लेखन के लिए 25 मिनट अपेक्षित है। आप इसे वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हो कि आपका पेपर समय से पहले पूरा होना चाहिए। वैसे तो अभी इस साल आपको 190 मिनट पेपर के लिए दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर समय नियोजन दिया है 160 यानी 160 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। 10 मिनट आपको पेपर जांचने के लिए लगेंगे। बाकी अगर आप कहीं किसी प्रश्न पर अटक जाते तो सोचने समझने के लिए 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, आप कहीं ना कहीं वहाँ पर उसे मर्ज कर सकते हो, आपका स्पीड आगे पीछे हो जाता है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है प्रश्न क्रमांक 4 समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसे कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे, आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हो। अब कुछ ही समय में आपको प्रश्न क्रमांक 5 लेखन विभाग पर भी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। फिलहाल यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपको परीक्षा के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आप भाषा विभाग में 14 में से 14 अंक हासिल करेंगे। उसके लिए मैं भगवान से दुआ करूंगा और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। धन्यवाद।